दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए अदिति गांधी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हमारे जो पास्ट वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस भी अपलोड हुए हैं, वो जर्नल पर ही अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है, टॉपिक इन डिस्कशन जो है वो है जर्नल। ये जर्नल पर अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आपको बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा लिखा दिख रहा होगा, घबराइए मत। अभी एक एक करके अपन लोग देखेंगे ट्रांजैक्शंस कि उनकी एंट्रीज कैसे बनानी है। अब अपन लोग एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच यूज करके बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल अप्रोच आपको सिखाया था। जो स्टूडेंट्स मुझे इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखकर बेनिफिट उठाइए। डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, चीजें आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो मैं सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन विद फ्यू मोर ट्रांजैक्शंस। लेट्स स्टार्ट। कैश ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आप साइमल्टेनियसली नोट्स भी बना रहे होंगे तो आप लिखते भी जाइए और किस तरीके से इसकी एंट्रीज बन रही है, आंसर्स भी नोट करते जाइए। चलिए, सबसे पहले आपको बताया गया है कि ट्रांजैक्शन पढ़ते साथ ही आपको ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, बिजनेस के साथ क्या हुआ है, इसे समझना है। इससे जैसे ही आप समझेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन से अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं। तो हमने कैश डिपॉजिट किया है ₹10,000 इनटू द बैंक, मतलब कैश बिजनेस के पास से गया और जो बैंक नाम का एसेट है हमारा वो इंक्रीज हो गया होगा और कैश नाम का एसेट कम हो गया होगा, क्योंकि कैश हमने बैंक को डिपॉजिट किया, मींस कैश हमारे पास से गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक से लेने के राइट है हमें, तो वो भी हमारा एसेट ही होता है बैंक। तो अब एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ऊपर मैंने रेफरेंस के लिए फिर से रूल्स लिख दिए हैं, बट अब इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये आपको अब तो कोई आधी रात में जगा कर भी पूछे तो ये आपके मुंह से गलत नहीं निकलेंगे, राइट। तो अगर अब एसेट को इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज क्रेडिट। तो अब क्या हो क्या रहा है, कैश एक अकाउंट हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया। एक एसेट बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ रहा है वो कौन सा है, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा एसेट कम हो रहा है, जो एसेट कम हो रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे, कैश। बाय व्हाट अमाउंट, इट इज गिवन 10,000। आपको जर्नल के फर्स्ट लेक्चर में ही जर्नल का फॉर्मेट बताया गया है। आपको सारी एंट्रीज एग्जाम्स में जर्नल के फॉर्मेट में ही लिखनी होंगी। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, इसलिए मैं फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 था। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। कैश विड्रॉन फ्रॉम रुपीज। अब हमने कैश निकाला है बैंक से 5,000 रुपए, तो जैसे ही आप बैंक से 5,000 रुपए निकालेंगे तो बैंक बैलेंस उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो मीन्स बैंक नाम का एसेट जो है आपका वो कम हो जा रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि जो कैश विड्रॉ करके लाए हैं इसे हम क्या मानेंगे, बिजनेस के लिए निकाला है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जब तक कुछ ना बोला जाए अपने मन से पर्सनल यूज नहीं मान लेना है। हमने बैंक से पैसा निकाला है तो बिजनेस के लिए ही निकाला होगा, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो पैसे हम बैंक से निकाल कर लाए, हमारा कैश इन हैंड जो है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा कैश नाम का एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आपने डिपॉजिट जब किया था तो बैंक बढ़ा, कैश कम हो गया। अब आप बैंक से निकाल रहे हो तो कैश बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। बाय व्हाट अमाउंट, कैश विड्रॉन 5,000। जब तक बोला ना जाए पर्सनल यूज, अपने मन से बिल्कुल नहीं मानना है कि पर्सनल यूज के लिए चीजें हो रही हैं। थर्ड, रिसीव चेक फ्रॉम राम ₹10,000। आपने राम से चेक रिसीव किया है 10,000 का एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। मींस राम से आपने चेक रिसीव किया है, राम आपको चेक दे रहा है। इस ट्रांजैक्शन अभी क्या हो रहा है कि राम आपको 10,000 रुपए का चेक दे रहा है और उसे आप बैंक में जमा कर दे रहे हैं। पहले समझिए, इसके पहले कभी ट्रांजैक्शन हुआ होगा कि आपने राम को सेल की होगी, या राम आपको आज राम क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे देना होगा। आपने उसको हो सकता है गुड्स बेचे हो
पास्ट में कभी, उसके अगेंस्ट वो आज आपको चेक दे रहा है। राम आपको चेक दे रहा है, इसका मतलब राम से आपको लेने का राइट था, तभी तो वो चेक दे रहा है। अगर आपको किसी को पे करना है तो आपको वो इंसान चेक देगा नहीं, उल्टा आपको उसे चेक देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं आपको इस ट्रांजैक्शन के साथ इसको रियलिस्टिक के साथ चीजों को इसलिए जोड़कर बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अगर किसी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं या नहीं भी बिलोंग करते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो आप थोड़ा आजू बाजू में देखिए कि क्या हो रहा है और इन सबकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ना चाहिए, तभी हमें चीजें इजी तरीके से समझ में आएंगी। अगर हम सिर्फ याद करने की कोशिश कर ले कि भैया, कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इनकी एंट्री ऐसे बनेगी, तो कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से होंगे, कैश से होंगे, किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो, हमें उनको किसी कैटेगरी में डालने की क्या जरूरत है। हमें बस ट्रांजैक्शन को समझना है, क्या अकाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं और उस पर रूल्स लगा देने, जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है वो लगा देने। इन्हें किसी अलग अलग हेड में कैटेगराइज करने की क्या जरूरत कि ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है बच्चों, देखो ऐसा होगा, ये कैश से रिलेटेड है, देखो ऐसा होगा, ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, ऐसा होगा। आप कॉन्सेप्ट समझिए और उस कॉन्सेप्ट को, उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के लगाइए, सिंपल। तब आप इजीली अकाउंटेंसी सीख पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ वीडियोस देखने से आपको कुछ नहीं आने वाला है। आप वीडियोस देखें और आप सोचें कि आप अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वीडियोस देखना बंद कर दें। मेरे बोलने का मतलब है कि वीडियोस देखिए, पर इसका फायदा आपको तभी होगा जब आप कुछ तो अपनी तरफ से उसमें एफर्ट्स डालें। मींस आप कुछ तो प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको कभी भी अकाउंट्स में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर में आप जितना ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा कमांड आपका इन पर आ जाएगा। और जितना अच्छा कमांड आपका इन सभी चीजों पर आएगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस पर, उतना अच्छी तरीके से आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। चलिए, नाउ बैक टू ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। तो अब हमने क्या किया, राम ने हमें दिया है, ठीक है, राम दे रहा है, मीन्स हमको राम से लेने का राइट होगा। अब वो आज चेक दे रहा है, राइट, तो एक राम हो गया। और दूसरा, आपने क्या किया, ये जो चेक मिला था ना, उसको डिपॉजिट भी कर दिया बैंक अकाउंट में। मीन्स आपने जाके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एक राम हो गया और दूसरा बैंक हो गया। आपको अगर किसी ने चेक दिया है तो जैसे आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करोगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को राम ने चेक दिया है तो राम का कैश नहीं बढ़ेगा, उसने दिया है चेक, तो इसके पैसे आएंगे कहाँ, बैंक में। तो बढ़ेगा कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो अब राम और बैंक, राम जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आता है, सोच लीजिए राम से हमें राइट था लेने का, अब वो दे दिया है तो वो राइट खत्म हो गई, मतलब राम नाम का एसेट जो था वो खत्म हो गया है। और बैंक वाला जो एसेट था हमारा इंक्रीज हो गया, जैसे ही चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का चेक आपको राम ने दिए, 10,000। क्लियर है ट्रांजैक्शन। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, फोर्थ। साइमल्टेनियसली आप नोट भी करते जाइए। फोर्थ क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। अब मोहन ने आपको चेक दिया और अब आपने ये चेक आज की आज तुरंत सेम डे ना डिपॉजिट करके कब डिपॉजिट किया है, सेम डे डिपॉजिट ना करते हुए कब डिपॉजिट किया है, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि जब तक ये चेक हम बैंक में जाके जमा नहीं करेंगे तो बैंक वाला एसेट बढ़ेगा नहीं, राइट। अब ये जो हमें चेक मिला है, अब वो हम संभाल के रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे हमें पैसे मिलने वाले, ऐसे थोड़ी रख देंगे कहीं पर भी। तो ये हमारा एसेट है या नहीं है, क्योंकि इससे इस चेक पर हमारा राइट है, राइट। बट अब ये चेक कैश भी नहीं है,
मीन्स ये हमारा, इससे हमारा जो हमें चेक कौन है, कौन सी पार्टी का नाम दिया, मोहन। मोहन जो हमें चेक देकर जा रहा है उसे कोई कैश बैलेंस भी हमारे बिजनेस का बढ़ नहीं रहा, और ना ही अभी तुरंत बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने चेक को अभी तक बैंक में जमा नहीं किया, आज नहीं जमा किया, कल जमा करने वाले। तो जब कल जमा करेंगे तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अभी आज एक नया एसेट हमारे लिए क्रिएट हो गया जिसको हम चेक इन हैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? चेक इन हैंड। मतलब क्या कि ये चेक इन हैंड है, हमारे हाथ में रखा हुआ चेक है। बैंक के पास होता तो बैंक बैलेंस बढ़ा देते, कैश बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो चेक से, सपोज तुम्हारे कैश काउंटर में 1 लाख रुपए रखे और अब वो मोहन ने तुम्हें 10,000 रुपए का चेक देकर गया है, तो जब आप बिजनेस आज क्लोज कर रहे होगे तो जब कैश की काउंटिंग करोगे तो 1,10,000 थोड़ी हो जाएगा, वो 1 लाख ही रहेगा ना। ये 10,000 तो पैसे कहाँ आएंगे? बैंक अकाउंट में आएंगे। पर कब आएंगे? जब आप कल जमा करने जाओगे, आज तो नहीं आने वाले। तो नया एसेट अभी तुम्हारे पास है जिसका नाम क्या है? चेक इन हैंड। ये आपका क्या है? एसेट। और दिया किसने है? आपने मोहन से रिसीव किया है। मोहन आपका एसेट था। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा मोहन क्यों एसेट है, अभी समझाया। जैसे राम एसेट है वैसे ही मोहन होगा। मोहन को आपने पहले कभी कुछ सेल की होगी जिस कारण वो आपको चेक दे रहा है, तो आपको उससे राइट था रिसीव करने का। तो मोहन वाला एसेट डिक्रीज हो गया, चेक इन हैंड वाला एसेट इंक्रीज हो गया। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने का चेक दिया भाई आपको मोहन ने? 10,000 का। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? मोहन ने जैसे ही आपको चेक दिया, मोहन नाम का एसेट जो आपकी बुक में दिख रहा था वो खत्म हो गया। एसेट को जैसे ही आप क्रेडिट कर देते हो वो माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया 10,000, और चेक इन हैंड नाम का नया एसेट क्रिएट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 5th, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब नेक्स्ट डे आया और हमने उसको बैंक में जमा कर दिया। तो जैसे ही वो चेक इन हैंड बैंक में जमा होगा तो जो चेक इन हैंड नाम का एसेट है वो खत्म हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन से अकाउंट आ गए? एक आ गया चेक इन हैंड और दूसरा आ गया बैंक। अभी मोहन आएगा क्या? मोहन नहीं आएगा बच्चों। अगले दिन कोई मोहन आया क्या तुम्हारे पास? मोहन तो कल ही चेक देके चला गया था। तो जब वो चेक देकर गया था तभी हमने मोहन नाम का एसेट खत्म कर दिया था। उसकी जगह एक नया एसेट बन गया था जिसका नाम था चेक इन हैंड। अब आज ये चेक इन हैंड आप बैंक में जाके जमा कर रहे हो, तो सपोज ये चेक इन हैंड है, ये तुम्हारे पास से चला गया, ये तुम्हारे पास से चला गया मतलब ये क्रेडिट कर देंगे, ये खत्म हो गया। और वो जो बैंक में आपने जैसे ही डिपॉजिट किया आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। सिंपल है। तो चेक इन हैंड नाम का एसेट कम हो गया, बैंक वाला एसेट बढ़ गया, तो क्या एंट्री हो गई? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब जरा तुम बुक्स, मैं इसीलिए मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाना चाहती हूँ कि आप बुक्स को रीड करना सीखो। जैसे ही चेक इन हैंड आपने डिपॉजिट किया, अब आपकी बुक में चेक इन हैंड 0 हो जाना चाहिए। देखो हुआ भी है, देखना चाहोगे कैसे? देखो इधर, ये चेक इन हैंड 10,000 क्या है? ये डेबिट है, और ये चेक इन हैंड 10,000 क्या है? क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट आपने देखा ही है, ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, चेक इन हैंड अकाउंट खत्म हो गया, 0। कोई डाउट? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या बोला है जरा देखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 6, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इज डिसऑनर्ड। मीन्स जो मोहन ने तुम्हें चेक देकर गया था वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस हो गया। मीन्स मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। कुछ समझ आ रहा है?
सपोज मैं हूँ मोहन, मैंने आपको चेक देकर गया था, तुमने वो चेक बैंक में जमा किया, जमा करते साथ ही तुमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बट मेरे खाते में, मोहन के खाते में पैसे नहीं थे। तो जब बैंक उसको क्लियरिंग प्रोसेस में लेकर गया तो आकर हमें बता रहा है कि ये चेक बाउंस हो गया, आपको इसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिले। मतलब जो तुमने ये बैंक बैलेंस बढ़ाकर दिखाया था भाई, वो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला, इसीलिए बैंक अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही तुमने चेक जमा किया था बैंक में, ऊपर देखो डेबिट क्रेडिट पढ़ना आना चाहिए। देखो जैसे ही तुमने उस चेक को बैंक में जमा किया था, तुमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था। एसेट को डेबिट करने का मतलब होता है बढ़ा दिया था, तुमने 10,000 से बढ़ा दिया। अब तुम्हारी तरफ से तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तुमने डिपॉजिट किया, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, इसलिए तुमने अपनी बुक्स में बढ़ा के रिकॉर्ड कर दिया। अब अगर ये क्लियर नहीं हुआ, क्लियरिंग में जाएगा, ये क्लियरिंग वगैरह क्या होती है थोड़ा आगे अपन और देखेंगे, जब कैश बुक पढ़ रहे होंगे तब अपन आगे और देखेंगे कि कैसे होता है ये सब कुछ। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये चेक सपोज क्लियरिंग में गया और वो वहां जाने के बाद बैंक ने हमको इंटीमेट किया कि ये चेक बाउंस हो गया है, सामने वाली मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं है। तो इसका मतलब मेरे अकाउंट, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं आए होंगे, क्योंकि मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे। मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए आपको पैसे नहीं मिले। तो नहीं मिले मतलब जो तुम अपनी बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा के दिखा रहे हो 10,000, क्या वो सही में बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक बैलेंस को कम करना पड़ेगा। और अब वापस से मोहन से 10,000 रुपए मांगोगे कि नहीं? मतलब वापस अब मेरे पास आके मेरी ही कॉलर पकड़ोगे ना, अरे भाई 10,000 रुपए दे, तेरा चेक बाउंस हो गया। ये जो चेक बाउंस हो गया उससे, उसके अगेंस्ट अब आप क्या करोगे? अब मुझे बोलोगे कि जो तुमने चेक दिया था मोहन वो बाउंस हो गया है, 10,000 रुपए आपको देना है। तो मतलब क्या? वापस से मोहन आपका क्या बन गया? एसिड बन गया। फिर से आपको मोहन से 10,000 रुपए लेने हैं। तो मोहन नाम का एसिड बढ़ गया, बैंक वाला एसिड कम हो गया। तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। एक बार जल्दी से मैं आपको ये ट्रांजैक्शन कनेक्ट करके समझाती हूँ। एंट्रीज बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। पहली चीज तो ये समझना है, चाहे टाइम लग जाए, चाहे आपको टाइम लग जाए चीजों को समझने में, बट आज याद करने की गलती मत करना, वरना लाइफ लॉन्ग पछताओगे। ये बात समझ लो। समझ में आ रही है बात? मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सालों से पढ़ा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बता सकती हूँ कि कोई भी चीज याद मत करना। दोस्तों अगर आपने याद करने की कोशिश की तो आप आगे बहुत पछताने वाले हैं। अगर आज आपको समझने में टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप एकदम नए हो इस सब्जेक्ट के लिए, तो आप अपना टाइम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसके साथ डिवोट करिए, अपने आप आपको इससे प्यार हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। चलो अब अपन पहले ना ये जो 4-5 ट्रांजैक्शन लेके सब मोहन से रिलेटेड है तो थोड़ा कनेक्ट करके देखते कि हुआ क्या। यहाँ पे 4th वाले ट्रांजैक्शन में मोहन ने हमें चेक दिया था, उस चेक को हमने अगले दिन जाके बैंक में जमा किया। बैंक में जमा करने के बाद हमें फिर पता चला कि बैंक हमें बता रहा है कि ये चेक बाउंस हो गया। मीन्स मोहन ने चेक दिया, तब हमने माना कि मोहन से जो लेना था मिल गया, हो गया। अब हमने डिपॉजिट करा बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। अब क्या हुआ? जैसे ही हमें पता चला कि ये तो चेक बाउंस हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? जैसे ये चेक बाउंस हो गया, हम मोहन को वापस से बोलेंगे कि भाई 10,000 रुपए दे। बोलेंगे या नहीं? तो अब क्या हुआ? मोहन को बोलेंगे मींस एसिड बढ़ गया, राइट आ गई मोहन से पैसे लेने की। तो मोहन अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस कम हो गया, क्योंकि हमने बैंक को बढ़ा रखा था जबकि बैंक 10,000 से बड़ा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7th देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। देखो, मोहन become insolvent and only 50 पैसे in a rupee is received from him। मोहन हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है ना? हाँ, दिवालिया घोषित हो गया, मतलब वो पैसे देने के केपेबल नहीं रहा। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब जितना पैसा उसे देना था वो उतना पूरा तो नहीं दे रहा। क्या दे रहा है? ओनली
50 पैसे इन अ रुपी। ये 50 पैसे इन अ रुपी का क्या मतलब होता है समझ लो जरा। इसको बोल सकते हैं 50% दे रहा है। 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब जिस किसी को मोहन 1 रुपए देने वाला था वो उसे 1 रुपए ना देके सिर्फ 50 पैसे ही दे पाएगा। ऐसा लिखा होता 60 पैसे इन अ रुपी, मतलब जिस किसी को 1 रुपए देने थे, मोहन को 1 रुपए पे करना था, वो उन्हें सिर्फ उसका 60% 60 पैसे ही दे पा रहा है, बाकी वो नहीं दे सकता क्योंकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो अभी आपको क्या बोला गया है, मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मोहन से आपको कितना रुपए लेना था, है देखो मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 दिख रहा है, मीन्स आपको मोहन से 10,000 लेना था। इसका मीन्स वो 50% ही देगा, मतलब सिर्फ 5,000 देगा और 5,000 आगे कभी भी नहीं देगा। डूब गए हैं वो पैसे। इस टाइप के लॉस को एक टर्म बताई थी, क्या बोलते हैं सोचो। बिल्कुल सही, बैड डेब्ट। अगर कोई डेटर पैसे नहीं दे पाता है तो हम उस लॉस को क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ट्रांजैक्शन समझ में आया ना, अब एंट्री भी समझ आएगी। मोहन नाम का एसेट अब आपकी बुक में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि अब वो पैसे दे रहा है और अब आगे कुछ देने भी नहीं वाला, खत्म हो गया। उसने पैसे दिए मीन्स कैश आया, और जो पैसे नहीं दिए वो लॉस भी तो है, उस लॉस को क्या बोलोगे, बैड डेब्ट्स। क्लियर है। अब जरा क्लासिफिकेशन कर लो, बहुत ही सिंपल है। मोहन एसेट है, मोहन नाम का एसेट खत्म हो रहा है तो क्या एंट्री होगी, टू मोहन, मोहन को डिक्रीज करेंगे। कैश आ रहा है, कैश भी एसेट है, कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और बैड डेब्ट्स क्या है, नुकसान है तुम्हारा, एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं लॉसेस भी, तो लॉस बढ़ रहा है इसलिए बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे। अब जरा अमाउंट की तरफ ध्यान देते हैं। उसने 50 पैसा इन रुपी दिया है, मतलब 50% दिया है, जितना भी देने को बनता था उसका सिर्फ 50% दिया है, बचा कुचा वो आज आगे कभी नहीं देने वाला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो कैश कितना मिल गया आपको, 5,000, और लॉस कितना हो गया आपका 5,000, और मोहन नाम का एसेट पूरे 10,000 से खत्म होगा क्योंकि मोहन नाम का एसेट अब आज के बाद आपकी बुक में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि आपको उससे वो अब एसेट नहीं रहा, उसे आपको उससे आगे कुछ नहीं मिलना है, तो वो एसेट खत्म। तो मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। जरा फिर से ये दोनों ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करो क्योंकि इसी से रिलेटेड है। मोहन नाम का एसेट तुमने क्रिएट किया था 10,000, अब मोहन नाम का एसेट आपने क्रेडिट कर दिया, तो मोहन यहाँ पे डेबिट है 10, मोहन यहाँ पे क्रेडिट है 10, तो 10 करके 0, मतलब मोहन अब हमारी बुक से रिमूव हो चुका होगा, 0 पे दिख रहा होगा। और वो बिल्कुल सही अकाउंटिंग है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन बुक दे रही है। मोहन का बैलेंस 0 ही दिखना चाहिए बुक में आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन। अगर आपको कहानी समझ में आ गई होगी ये पूरों की, तो समझ आ गया होगा कि मोहन अब आपकी बुक्स में 0 दिखना चाहिए, और देख लो 0 ही दिख रहा है। पैसे 5,000 बढ़ जाएंगे और 5,000 डूब गए, ऐसे लॉस को बैड डेब्ट्स बोलते हैं। हमने बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड भी कर लिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 8th वन। नोट भी करते जाइए साइमल्टेनियसली। Let's move to the next, 8th transaction. क्या दिए, राम डिपॉजिटेड ₹10,000 डायरेक्टली इन आवर बैंक। एक राम डिपॉजिटेड ₹10,000 डायरेक्टली इन आवर बैंक। एक राम नाम का पर्सन है जिसने 10,000 रुपए डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। ऐसा रियल लाइफ में बहुत होता है। सपोज मैं हूँ रायपुर में और मैं यहाँ से कुछ कमोडिटी सोल्ड कर रही हूँ अलग अलग दूसरे स्टेट्स के लोगों को, कुछ मुंबई जा रहा है, कुछ सपोज हमारा दिल्ली जा रहा है सामान, कुछ हमारा हैदराबाद जा रहा है, ऐसे अलग अलग जगहों पर हम सेल कर रहे हैं। तो हम गुड्स भेजते हैं और वहाँ के कस्टमर डायरेक्टली हमारे खाते में ही पैसा जमा करा देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही हुआ है यहाँ पर, इसीलिए चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करो तो बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा।
डरो मत, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, चीजों को समझने की कोशिश करो, टाइम दो बस। देखो राम डिपॉजिटेड ₹10,000 डायरेक्टली इन आर बैंक, तो राम ने डिपॉजिट कर दिया 10,000 डायरेक्टली हमारे खाते में, हमारे बैंक अकाउंट में, तो हमारा बैंक का 10,000 रुपए बढ़ के दिखेगा। आपको तुरंत मोबाइल पे मैसेज आएगा 10,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, बढ़ गए। ऐसा करके बैंक आपको मैसेज भेजेगा कि 10,000 रुपीज आपके बैंक में डिपॉजिट हुए। आजकल तो कुछ भी पैसे निकालो और कुछ भी पैसे जमा करो, तुरंत बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है। तो आपको 10,000 रुपए का मैसेज आया होगा कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, तो बैंक बैलेंस बैंक बढ़ जाएगा। और राम ने दिया है मतलब राम से लेने का राइट होगा, तभी तो वो दे रहा है ना भाई, तो राइट होगा मतलब ये हमारा एसेट दिख रहा होगा बुक में। अब ये वाला एसेट खत्म, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट को डेबिट, राम वाला एसेट खत्म तो राम को क्रेडिट। कितना अमाउंट उसने हमारे बैंक में जमा किया है? 10,000 रुपीज। 10,000 से एंट्री पास कर देंगे। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पेड सैलरी ₹15,000 थ्रू चेक। हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी 15,000 की चेक से। चेक से मतलब क्या? उनको अपने बिजनेस का चेक दिया, अब वो चेक से पेमेंट किया है, मतलब ये जो पेमेंट हुई है उसके पैसे हमारे हमारे कौन सी जगह से जाएंगे? कैश से निकल कर जाएंगे कि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा? चेक दिया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और आपने सैलरी पे की है तो सैलरी नाम का खर्चा भी तो हो गया। तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस, बैंक आपका एसेट है। सैलरी एक्सपेंसेस और बैंक आपका एसेट है, तो बैंक वाला एसेट कम हो रहा है टू बैंक, और सैलरी एक्सपेंस है ऊपर दिया हुआ है, एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए डेबिट, घटाने के लिए क्रेडिट। तो हमें एक्सपेंस को बढ़ाना है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना पे किए हो? 15,000। तो उस वर्कर को जो पैसे मिलेंगे वो बैंक से कटेंगे हमारे पैसे, हमने उसको चेक से पेमेंट किए। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10th, लेट्स सी। ओनर विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। अब यहां लिखा है उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में बस क्या लिखा था? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000। किसके लिए नहीं बोला था तो हमने बिजनेस माना। अब यहां तो क्लियर बोला है ना भाई, पर्सनल यूज। तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? 10th नंबर का ड्रॉइंग्स। बिल्कुल सही। आ रहा है ना? धीरे धीरे आपको खुद समझ आ रहा है कि एंट्रीज कैसे बनने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स तो बनाने भी अपने आप से बनाना शुरू भी कर दिए होंगे। जो नहीं शुरू कर पाए घबराइए मत, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, आप भी शुरू कर देंगे। ड्रॉइंग्स और बैंक से निकाला है तो बैंक का बैलेंस कम होगा ना, तो बैंक एसेट है, ये कम हो रहा है। ड्रॉइंग्स क्या है इनमें से? बिल्कुल सही, एसेट है। ओनर ने विड्रॉ कर लिया तो ओनर से लेने का राइट है बिजनेस को, तो ड्रॉइंग्स नाम का एसेट बढ़ गया, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बैंक नाम का एसेट कम हो गया, इसलिए टू बैंक। ऐसा बोल बोल के करोगे ना तो जितना ज्यादा बोलोगे उतनी जल्दी चीजें आप लोगों को बनने लगेंगी। बोलिए, बोलने में घबराइए मत, जोर जोर से बोलिए। घर वाले अगर आप वीडियो देख रहे हो, कर रहे हो प्रैक्टिस साथ में, तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि बैठे बैठे क्या बोल रहे हैं। सबको पता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बोलो, जोर जोर से बोलो, जल्दी जल्दी सीखोगे। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹1,000। मतलब क्या? बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1,000। सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स हो गए, इन सब पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। हमारे पैसे उनके पास रखें, उस पर वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जैसे भी देती है, इंटरेस्ट देती है। तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है 1,000। अब आपको पता है जब बैंक इंटरेस्ट दे रही होती है, सपोज HDFC बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो आपको अगर इंटरेस्ट दे रही होती है तो आपके घर में आके लिफाफों में पैसा रख के आपको नहीं देके जाती। अब उनके पास तो आपका अकाउंट खुला हुआ है, उस अकाउंट को बढ़ा देती है। मीन्स अगर आपके 1,00,000 रुपए जमा थे तो वो अब 1,01,000 दिखेंगे, उसको और बढ़ा देगी। समझ में आ रही है बात? तो सीधे आपके अकाउंट को बढ़ा देगी। मीन्स जो इंटरेस्ट दे रही होगी उसके कारण से बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। क्लियर है? और ये जो इंटरेस्ट दी है इनकम हो गई ना इंटरेस्ट नाम की, तो इंटरेस्ट रिसीव करे हो तुम, तो इसलिए ये आपकी क्या है? इनकम।
इंटरेस्ट रिसीव करने से इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये लिखा है इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। तो इंटरेस्ट मिलने से इनकम बढ़ रही है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जमा कर दिया गया होगा 1000 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹500। जिस तरीके से बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, अब अगर हमारे करंट अकाउंट है, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है, इसका मतलब आपको बताया हुआ है, मीन्स हमने बैंक से लोन एक तरीके से ले रखा है शॉर्ट टर्म, तो उस पे इंटरेस्ट बैंक अब हमसे लेगी, मीन्स हमको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब इंटरेस्ट या रिसीव्ड था, ये इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है आपके लिए। इंटरेस्ट चार्ज्ड बोल सकते हो या सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख रहे हो तो भी चलेगा। तो इंटरेस्ट ये रिसीव हुआ था, ये इंटरेस्ट आपने पे किया है, और बैंक आपके घर आकर खड़े होकर आपसे नहीं मांगने वाली है, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से ही कट कर देगी। हमें मैसेज आ जाएगा कि बैंक ने इतने इतने रुपए काटे हैं इंटरेस्ट के नाम पर, तो हमारा बैंक बैलेंस बैंक ऑटोमेटिकली कम कर देगी। तो ये एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया बैंक ने, 500 रुपए, 500। क्लियर है यहां तक? एक बार देखो, जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम होगी, तो इनकम दिख रही है, पैसे बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब जब इंटरेस्ट लगा रहा है बैंक, तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस दिख रहा है, और बैंक बैलेंस कम होगा, वो भी दिख रहा है। आपको दिखेगा तब जब आपको ये समझ आ गया है, ये दिखेगा तब, ये बैंक क्रेडिट हुआ है मतलब बैंक का खाता कम हुआ है, ये तभी आप देख पाओगे। ये बैंक डेबिट हुआ है, बैंक एसेट होता है, डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ा है, बैंक बैलेंस बढ़ा है, इस तरीके से देखना है। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट, 13th, क्या दिया है ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹1000। बैंक ने चार्जेस लगाए 1000। बहुत सारे टाइप के बैंक के चार्जेस होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो सकते हैं, एटीएम चार्जेस हो सकते हैं, जो बैंक एनुअल बेसिस पे चार्ज करती है। सिमिलरली जैसे इंटरेस्ट वो लेती है, वैसे हमसे बैंक चार्जेस भी ले लेती है। तो बैंक चार्जेस ये हमारा एक्सपेंस है, और कैसे लेगी, हमारे ही खाते को कम कर देगी। हमारे से लेना है तो हमारे घर नहीं आने वाली, हमारे अकाउंट को कम कर देगी। तो बस बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बढ़ाओगे तो क्या करोगे, ये लिखा ही हुआ है डेबिट, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में क्रेडिट होने का मतलब ही होता है एसेट को कम करना। तो टू बैंक कितना कितना चार्जेस लगा दिया भाई बैंक ने, 1000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14th, देखो क्या लिखा है, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक ₹50,000 बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। कुछ लोगों को तो पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं यहाँ पर आपको बताती हूँ। क्या लिखा है, हमने एक फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट खोला है और 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर किए। एफडी बनाई है हमने 50,000 की। अब ट्रांजैक्शन फिर से पढ़ती हूँ तब आपको समझ आएगा। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब हमने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, अकाउंट एट बैंक 50,000 बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। हमारे HDFC अकाउंट में सपोज करंट अकाउंट था, उसमें सरप्लस पैसा पड़ा था, तो मैंने 50,000 रुपए वहां उस खाते से निकाल कर फिक्स्ड डिपॉजिट बना दिया, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो मैंने बोला ये सरप्लस ही है तो उससे अच्छा मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो एक अकाउंट से निकाल के पैसे दूसरे अकाउंट में डाल दिए। तो हुआ क्या, एक अकाउंट तो कम हो गया, जो कम हो गया उसे क्रेडिट करेंगे, और एक बढ़ गया। क्या बढ़ा है, उस एसेट का नाम क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। डेबिट
कितने का? 50,000 की एफडी बना ली तुमने, तो अब तुम्हारी बुक में जो तुम्हारा बैंक अकाउंट है, जो करंट अकाउंट जो दिख रहा है, वो बैंक अकाउंट जो दिख रहा है वो 50,000 रुपए से कम हो जाएगा, और ये 50,000 रुपए कहाँ चले गए? फिक्स डिपॉजिट में चले गए। मीन्स एक नया एसेट क्रिएट हो गया, फिक्स डिपॉजिट। क्लियर? लास्ट 15th, पेड रेंट रुपीज 800, रेंट पे किया 800, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 700 एंड ट्रेड एक्सपेंस 300 थ्रू चेक। हमने क्या क्या पे किया? रेंट पे किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया, ट्रेड एक्सपेंस पे किया थ्रू चेक। मतलब ये सारे खर्चे किए पर पेमेंट चेक से करी, मतलब बैंक से ये अमाउंट कट होगा। तो जो जो खर्चे किए सारे खर्चों का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट करते जाओ, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ट्रेड एक्सपेंस भी किया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्या किया? सबका पेमेंट, सारा की सारा पेमेंट चेक के थ्रू किया, मतलब सारा की सारा पैसा बैंक से कटेगा। बैंक से कटेगा, बैंक को क्रेडिट करने का मतलब ही होता है बैंक से कटना। इसी को बोलते हैं बुक को पढ़ना। रेंट से कितना? रेंट एक्सपेंस कितना है? 800। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 700। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 300। टोटल मारो जरा, 7 3 1000 और 800, 1800 रुपए टोटल बैंक से कट हो जाएगा। क्लियर है? अभी इस लेक्चर में मैं इतने ही ट्रांजैक्शंस डिस्कस करती हूँ। अभी बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ट्रांजैक्शंस बचे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उन ट्रांजैक्शंस के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 ट्रांजैक्शंस के साथ आएंगे। बट हड़बड़ाइए मत, आप इसको पहले अच्छी तरीके से समझिए। जितने भी ट्रांजैक्शंस मैंने आज कराए हैं वो सबको फिर से खुद से करने की ट्राई करिए, बोल कर करने की ट्राई करिए। और आपको मैंने बोला है कि DK गोयल हो या आपके पास TS गिरेवाल हो या नहीं कुछ है तो NCERT होगी, और अगर NCERT नहीं भी है तो उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। बहुत ईजी है मटेरियल को कहीं से भी अरेंज करना। प्रैक्टिस तो करो, तब तो कुछ फायदा होगा। समझ आ रही है बात? तो कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट होगा तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक भी करिए, इसको शेयर करिए अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब तो करते हैं पर बेल आइकन नहीं हिट करते। बिना बेल आइकन के आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। तो जल्दी से बेल आइकन को हिट करिए, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप फटाफट वो वाला कॉन्सेप्ट भी सीख सके। Okay, thank you guys. Take care. Bye bye.